स्वागत है आपके YouTube चैनल शांति निकेतन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी तक हम हिंदी साहित्य UGC नेट JRF के तहत उसमें लगे हुए जो 13 उपन्यासों थे उनके बारे में, उनके महत्वपूर्ण तथ्यों, उनके सारांशों को अच्छे से हमने देखा। अब क्योंकि उपन्यास तो समाप्त हो गए हैं, तो आज हमने ये सोचा कि क्यों ना जो 13 उपन्यास थे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया जाए। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, उन पे हमने एक छोटा सा प्रयास किया है, कुछ प्रश्नों का संकलन किया है, वो शायद आप सबको पसंद आए। तो आज हम उसी पर बात करेंगे। उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर आपने अभी हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि हो सकता है किसी और को भी हमारा यह वीडियो पसंद आए। तो आज हम देखते हैं उन उपन्यासों को से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, जैसा कि हम देख रहे हैं, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास से है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 4 कथन दिए हुए हैं, उन्हें कूट से सही उत्तर के बारे में, इन कूटों के माध्यम से हमें सही उत्तर के बारे में बताना है। इस उपन्यास का प्रकाशन 1870 ईस्वी में लिथो प्रेस में हुआ था। पहला कथन है, इसके लेखक पंडित गौरी दत्त हैं। दूसरा कथन है, इस उपन्यास में नागरी को महत्ता दी गई है। चौथा कथन है, इसमें आंचलिकता के तत्व दिखाई देते हैं। तो अगर हम इस प्रश्न का उत्तर देखें तो जैसा कि जो कथन है, क्योंकि सत्य कथन पूछा है, कौन सा कथन सत्य है, तो प्रकाशन 1970 ईस्वी लिथो प्रेस में हुआ था, यह कथन सत्य है। इसके लेखक पंडित गौरी दत्त जी हैं, ये भी कथन सत्य ही है। इस उपन्यास में नागरिक की महत्ता दी गई है, ये भी सत्य है। और इसमें आंचलिकता के भी तत्व हमें दिखाई देते हैं। थोड़े बहुत उत्तर प्रदेश के एक जगह विशेष मेरठ से कथा ली गई है, तो वहाँ के हिसाब से थोड़ी सी आंचलिकता भी दिखाई देती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारा जो उत्तर है वो विकल्प डी सही होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास से संबंधित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है, उपन्यास के मुख्य पात्र छोटे लाल हैं। दूसरा कथन है, छोटी बहू का नाम आनंदी था। तीसरा कथन है, उपन्यास का मुख्य उद्देश्य स्त्री शिक्षा बताया गया है। चौथा कथन है, उपन्यास के केंद्र में ब्राह्मण समाज के परिवार को रखा गया है जो बनारस से संबंधित हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, प्रश्न में पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो छोटी बहू का नाम आनंदी था, ये तो कथन सत्य है। और उपन्यास का मुख्य उद्देश्य स्त्री शिक्षा बताया गया है, यह भी कथन सत्य है। स्वयं पंडित गौरी दत्त जी ने ये बताया है। अगर हम देखें तो उपन्यास के जो मुख्य पात्र के रूप में इसमें छोटे लाल दिया है, तो इसकी जगह पे सर्वसुख लाल होगा। सर्वसुख लाल है इस उपन्यास के मुख्य पात्र। और इस चौथा कथन देखें तो उपन्यास के केंद्र में ब्राह्मण समाज को न रख के बनिया समाज को रखा गया है, जो कि बनारस के परिवार से ना संबंध रख के मेरठ के परिवार से संबंध रखते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ से संबंध रखते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कौन सा कथन असत्य है, तो हमारा पहला और चौथा कथन असत्य है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास से संबंधित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1, बच्चन सिंह ने इसे स्त्री जनोचित शिक्षा ग्रंथ कहा है।
नंबर 2, उपन्यास में आदर्शवाद तथा यथार्थवाद का समन्वय दिखता है। नंबर 3, गोपाल राय ने इसकी कथा को एकहरी कहा है। नंबर 4, उपन्यास में पुनर्जागरण की चेतना कहीं भी नहीं दिखती। तो जैसा कि अगर हम देखें तो बच्चन सिंह ने इसे स्त्री जनोचित शिक्षा ग्रंथ कहा है। यह कथन बिल्कुल सही है। उपन्यास में हमें आदर्शवाद तथा यथार्थवाद का भी समन्वय दिखता है, इसलिए दूसरा कथन भी सत्य है। गोपाल राय ने इसकी कथा को एकहरी कहा है, यह भी कथन सत्य है, क्योंकि इसे एकहरी कथा कहते हुए इसकी कथा को एकहरी कहते हुए उन्होंने इसके दोस्त के बारे में बताया है। अगर हम चौथा कथन देखें तो उपन्यास में पुनर्जागरण की चेतना कहीं नहीं दिखती, यह कथन गलत है, क्योंकि हमें इस उपन्यास में पुनर्जागरण की चेतना सर्वत्र फैली हुई दिखाई देती है। तो अगर इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कथन में हमारा पहला, दूसरा और तीसरा कथन सत्य है, इसलिए विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नंबर 1, आडंबर, कर्मकांड, जादू टोना जैसी सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों पर व्यंग दिखता है। गोपाल राय ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास कहा है, दूसरा कथन है। तीसरा कथन है, किस्सा गोई शैली में लिखा गया है यह उपन्यास। और चौथा कथन है, उपन्यास में अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया गया है। तो अगर हम देखें तो आडंबर और कर्मकांड, जादू टोना जैसी सामाजिक कुरीतियाँ हमें इस उपन्यास में दिखती है, इसलिए पहला कथन तो सत्य है। गोपाल राय ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास भी कहा है, यह भी सत्य है। और हमें किस्सा गोई शैली भी दिखती है, तो यह भी कथन सत्य है। जो चौथा कथन है, उपन्यास में अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया गया है, तो यह कथन गलत है। और जैसा कि पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सत्य जो है यही कथन नहीं है, चौथा, क्योंकि इसमें अंग्रेजी शिक्षा का विरोध नहीं बल्कि अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया गया है। तो इस तरह हमारा विकल्प सी सही होता है, केवल 4। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है, उपन्यास का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ था। दूसरा कथन है, उपन्यास में कुल 41 प्रकरण हैं। तीसरा कथन है, 10वें प्रकरण में पात्रों का परिचय एक साथ दिया गया है। चौथा कथन है, 30वें प्रकरण में उसका नाम, जो प्रकरण है उसका नाम संगति का फल है। पांचवा कथन है, तकनीकी नवीनता के आधार पर इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास कह सकते हैं। अगर हम देखें तो उपन्यास का जो प्रकाशन हुआ था वो 1883 में ना होकर 1882 ईस्वी में हुआ है। उपन्यास में कुल 41 प्रकरण हैं, यह कथन सत्य है और यह कथन असत्य है। 11वें प्रकरण में पात्रों का परिचय एक साथ दिया गया है, तो यहाँ 11वें नहीं बल्कि 9वें प्रकरण में पात्रों का परिचय एक साथ दिया हुआ है, जिसे सभासद नामकरण दिया गया है। तीसरे प्रकरण में उसका नाम संगति का फल है, यह कथन सत्य है। तकनीकी नवीनता के आधार पर इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास कह सकते हैं, यह कथन भी सत्य है। तो जैसा उपन्यास में प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन हमारा पहला है, तीसरा है और बस पहला और तीसरा, इसलिए हमारे जो विकल्प हैं वो भी सही होगा, पहला और तीसरा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, परीक्षा गुरु उपन्यास से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन पूछा गया है। उपन्यासकार ने इसे नई चाल की पुस्तक कहा है।
दूसरा कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास कहा है। तीसरा कथन है उपदेश प्रधान उपन्यास है। चौथा कथन है इसके माध्यम से एक अच्छे मित्र को परिभाषित किया गया है। तो अगर हम देखें तो पहला कथन सत्य है, उपन्यासकार ने इसे नई चाल की पुस्तक कहा है। दूसरा कथन हम देखते हैं यहाँ शुक्ल जी ने कहा है, न कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। शुक्ल जी ने कहा है कि यह जो उपन्यास है वो अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास है, इसलिए यह कथन असत्य है। उपदेश प्रधान उपन्यास है, यह कथन सत्य है। इसके माध्यम से एक अच्छे मित्र को परिभाषित किया गया है, यह भी कथन सत्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा पहला, तीसरा और चौथा कथन सत्य है, इसलिए विकल्प हमारा बी सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है भी इसी उपन्यास से है। परीक्षा गुरु उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण कथनों में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा गया है। पहला कथन है उपन्यास की शुरुआत पाश्चात्य दार्शनिक लॉर्ड चेस्टरफील्ड के कथन से होता है। दूसरा कथन है उपन्यास में मात्र 8 दिन की घटना का वर्णन है। तीसरा कथन है महाजनी सभ्यता, सामंती सोच, चाटुकारिता, फिजूल खर्ची, जुआ आदि पर गहरा व्यंग दिखता है। चौथा कथन है उपन्यास की शुरुआत किसी न किसी सूत्रवाक्य या आदर्शवादी वाक्यों से हुई है। अगर हम देखें तो पहला जो कथन है वह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उपन्यास की जो शुरुआत होती है वह पाश्चात्य दार्शनिक लॉर्ड चेस्टरफील्ड के कथन से होती है। दूसरा कथन असत्य प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें मात्र 8 दिन नहीं बल्कि मात्र 5 दिन की कथा है, जिसमें हमें राष्ट्रीय परिवेश और भारतीय नवजागरण से जुड़ा हुआ यह घटनाक्रम दिखाई देता है। तीसरा जो कथन है वह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सामंती सोच, महाजनी सभ्यता, चाटुकारिता, फिजूल खर्ची, जुआ आदि जैसी बुराइयों और आदि जैसे चीज़ों पर गहरा व्यंग इसमें दिखता है। चौथा कथन हम देखें तो उपन्यास की जो शुरुआत है किसी न किसी सूत्र वाक्य या आदर्शवादी वाक्य से होती है, और यह भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कथन हमारे पहला, तीसरा और चौथा कथन है, इसलिए विकल्प जो होता है वो सी सही होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यह जो प्रश्न है वो गोदान उपन्यास से संबंधित है। यह प्रश्न गोदान उपन्यास से संबंधित है। गोदान उपन्यास से संबंधित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है यह 1936 में मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास है। दूसरा कथन है इसे कृषक जीवन का महाकल्प कहा जाता है। तीसरा कथन है गोरकी के उपन्यास माँ से प्रभावित है। चौथा कथन है एकमात्र ग्रामीण कथा पर आधारित उपन्यास है। तो अगर हम देखें तो 1936 में लिखा गया है, बिल्कुल सही है। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा का लिखा उपन्यास है। कृषक जीवन का महाकल्प भी है ये, इसे कहा जाता है। और गोरकी के उपन्यास माँ का से ये बहुत प्रभावित है। लेकिन अगर हम चौथा कथन देखें तो इसमें एक ग्रामीण कथा के साथ साथ एक और कथा चलती है जो कि शहरी कथा भी है, तो इसलिए चौथा कथन जो है वो असत्य है। तो जैसे प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कथन हमारे पहला, दूसरा और तीसरा है, इसलिए विकल्प बी सत्य होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है किसने गोदान को सत्य का वाहक की संज्ञा दी है? सत्य का वाहक जो है वो किसने कहा है गोदान को? गोपाल राय ने, नलिन बिलोचन शर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रामविलास शर्मा। तो इसका सही विकल्प है नलिन बिलोचन शर्मा जी ने गोदान को सत्य का वाहक कहा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं।
निम्नलिखित पात्रों में कौन सा पात्र गोदान उपन्यास से संबंधित है? धनिया, दाता, झिंगुरी, मदन सिंह। धनिया है, दाता दीन भी हैं, झिंगुरी भी हैं, लेकिन मदन सिंह नहीं हैं। यह लाला मदन सिंह परीक्षा गुरु उपन्यास से संबंधित हैं, तो यह नहीं है। तो इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा जो विकल्प है, जो कथन है हमारे, वो सत्य हैं, इसलिए विकल्प हमारा डी सत्य होता है। अगला प्रश्न है, गोदान में निम्नलिखित गांवों का उल्लेख किया गया है। पहला है सोनारी, दूसरा है सिमरी, तीसरा है रलहन, चौथा है बेल्लारी। तो अगर हम देखें तो सोनारी, सिमरी और बेल्लारी गांवों का जो वर्णन है, जो उल्लेख है, वो उपन्यास में दिखता है। इन्हीं तीनों गांवों के माध्यम से कथा चलती है गोदान में। बल्कि ये रलहन जो उपन्यास, ये जो रलहन गांव है, वह धरती धन न अपना उपन्यास से संबंधित है। तो इस प्रकार हमारे जो कथन सत्य होते हैं वो हमारा पहला, दूसरा और चौथा सही है, इसलिए हमारे जो विकल्प हैं वो विकल्प ए सत्य है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है, ऐसा लगता है कि मुंशी प्रेमचंद ने गोदान में, कथन है ये किसी का, ऐसा लगता है कि मुंशी प्रेमचंद ने गोदान में मार्क्स और गांधी को फेंटकर मिला दिया हो। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? विकल्प हैं गुलाब राय, मुंशी प्रेमचंद, गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही विकल्प जो है वो है रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में निम्नलिखित समस्याओं में कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं? यहाँ समस्याएं थोड़ा इरर हो गया है, यहाँ विशेषताएं होनी चाहिए थी। कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं? एक मिनट, सॉरी, कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं? तो निम्नलिखित अगर हम देखें विशेषताओं में पहला जो कथन है, ग्रामीण क्षेत्र में कृषकों पर होने वाला शोषण। दूसरा है प्रेम विवाह का समर्थन। तीसरा है घटते सामाजिक मानवीय मूल्यों का वर्णन। और चौथा कथन है स्त्री पुरुष अधिकारों का वर्णन। तो अगर इसमें हम देखें तो पहला भी कथन सत्य है, ग्रामीण क्षेत्र में कृषकों पर होने वाला शोषण हमें दिखाई देता है, यह गोदान उपन्यास की विशेषता है। प्रेम विवाह का समर्थन भी इसमें किया गया है, घटते सामाजिक मानवीय मूल्यों का भी वर्णन है, साथ ही साथ स्त्री पुरुष अधिकारों का भी वर्णन देखने को मिलता है। इस तरह अगर हम देखें तो ये चारों ही विशेषताएं हमें इस उपन्यास देखने को मिलती हैं, इसलिए विकल्प हमारा डी सत्य है। अगला प्रश्न है, जिन तलवों के नीचे गर्दन दबी हो उनको सहलाने में ही कुशलता है। यह एक कथन है गोदान उपन्यास से संबंधित। यह किसका कथन है पूछा गया है। विकल्प है धनिया, गोबर, राय साहब, होरी। यह किसका कथन है? अगर हम सही उत्तर देखें तो विकल्प डी सत्य है, यह कथन होरी का है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास से संबंधित है, जिसमें उपन्यास से संबंधित कथनों में कौन सा कथन सत्य कथन है पूछा गया है। पहला कथन है यह एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। दूसरा कथन है यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ यह उपन्यास। तीसरा है
द्वितीय भाग का प्रकाशन 1945 ईस्वी में किया गया था। और चौथा कथन है फ्रायड के सिद्धांत से प्रभावित उपन्यास है। अगर हम देखें तो जो पहला कथन है, या मनोविश्लेषणात्मक कम मनोवैज्ञानिक उपन्यास ज़्यादा है। दूसरा तो इस तरह यह कथन गलत होता है। यह दो भागों में विभाजित है, कथन सत्य है। द्वितीय भाग का जो प्रकाशन था वो 1944 ईस्वी में हुआ था, ना कि 45 ईस्वी में। और जो द्वितीय भाग है उसका जो नामकरण था वो है संघर्ष, और जबकि पहला जो भाग है जिसका प्रकाशन 1941 में हुआ था उसका नामकरण है उत्थान। इस तरह यह भी गलत है। और चौथा जो है वो फ्रायड के सिद्धांत से प्रभावित उपन्यास है, बिल्कुल सत्य कथन है। तो उस उपन्यास में सत्य कथन पूछा गया है, तो सत्य कथन अगर हम देखें तो हमारा दूसरा और चौथा कथन सत्य है। इस प्रकार विकल्प सी सत्य होता है। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी ही उपन्यास से जो भाग 1 है उत्थान उसके संदर्भ में है, उसके उपखंडों का सही क्रम पूछा गया है कि शेखर एक जीवनी भाग 1 उत्थान के उपखंडों का सही क्रम है। विकल्प ए ऊषा और ईश्वर, प्रकृति और पुरुष, बीज और अंकुर, पुरुष और परिस्थिति। विकल्प बी ऊषा एवं ईश्वर, पुरुष और परिस्थिति, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष। विकल्प सी ऊषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। चौथा विकल्प है बीज और अंकुर, ऊषा और ईश्वर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। इस तरह अगर हम सही विकल्प देखें तो हमारा विकल्प सी सत्य है। ऊषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। विकल्प सी सत्य होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के कथा प्रसंगों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? सही विकल्प है विकल्प ए 4, विकल्प बी 2, विकल्प सी 5, विकल्प डी 3। तो अगर हम सही विकल्प देखें तो विकल्प डी सत्य है, विकल्प डी सत्य है। 3 भागों में इस कथा प्रसंगों को इसमें विभाजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, शेखर एक जीवनी उपन्यास को किसने अपूर्ण ग्रंथ कहा है? विकल्प है ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी गोपाल राय, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, डी गुलाब राय, ई नंद दुलारे वाजपेयी। अगर हम सही विकल्प देखें तो सही विकल्प है गोपाल राय, विकल्प बी। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा का नवीन प्रकाशन कब किया गया? नवीन प्रकाशन के बारे में पूछा गया है, न कि पहले प्रकाशन के बारे में। तो अगर हम देखें तो विकल्प है विकल्प ए 2000 सन 2000, विकल्प बी सन 2010, सी सन 2005, डी 2011। तो जो सही विकल्प है वो है विकल्प बी 2010। इस उपन्यास का जो प्रथम प्रकाशन था वह 1946 ईस्वी में किया गया है। इसका जो प्रथम प्रकाशन है वह 1946 ईस्वी में किया गया है, और जो नवीन प्रकाशन था वह 1910 1 सितंबर 2010 को। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित पात्रों में कौन से पात्र बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास से संबंधित नहीं है? विकल्प है निपुणिका, विकल्प है निपुणिका, अघोर भैरव, राज्यश्री, परम भट्टारक। सही उत्तर का जो चयन है वो हमें कूट में करना है। अगर हम देखें उपन्यास में तो निपुणिका भी उपन्यास के पात्र महत्वपूर्ण पात्र है। अघोर भैरव, राजश्री और परम भट्टारकर ये चारों ही
इस उपन्यास के महत्वपूर्ण पात्र हैं। तो अगर हम विकल्प देखें तो विकल्प इस कोई नहीं, कोई भी नहीं, मतलब इसमें सभी उपन्यास के पात्र हैं। अगला प्रश्न हम देखें, अगर बाणभट्ट की आत्मकथा के काल्पनिक पात्रों में से कौन नहीं है? विकल्प है विकल्प ए बाणभट्ट, बी निपुणिका, सी सुचरिता, डी अघोर भैरव, ई भट्टनी। अगर हम देखें तो जो सही विकल्प है वो है विकल्प ए। यह काल्पनिक पात्र ना हो के बल्कि एक ऐतिहासिक पात्र है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास से संबंधित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? जो कथन है, पहला कथन है इसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ। दूसरा कथन है मेरीगंज बिहार, जो में बिहार में है, बिहार मेरीगंज नामक गांव को कथा के केंद्र में रखा गया है। विकल्प सी तीसरा कथन है कुल परिच्छेदों अध्यायों की संख्या 67 है। चौथा कथन है नलिन बिलोचन शर्मा ने मेरीगंज का नायक अंचल विशेष को मानने से इनकार कर दिया है। सही उत्तर का चयन जो है हमें कूट में करना है और प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है। तो जो पहला कथन है वो बिल्कुल सत्य है, प्रकाशन 1954 में हुआ। मेरीगंज नामक गांव को केंद्र में भी रखा गया है। दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा कथन परिच्छेद 67 है, यह भी सत्य है, लेकिन चौथा कथन असत्य है। इन्होंने इनकार नहीं किया है बल्कि माना है, स्वीकार किया है कि मेरीगंज का जो नायक है वो अंचल विशेष है। इस प्रकार अगर हम देखें तो सत्य कथन कहा गया है, तो हमारा विकल्प डी सत्य हुआ। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मैला आंचल उपन्यास के पात्रों में कौन से पात्र सही नहीं है? मतलब कौन से पात्र उपन्यास से संबंधित नहीं है। अगर हम पात्रों में देखें तो बावन दास, नीलोत्पल, शनिचर, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और रुक्मन पहलवान। अगर हम देखें तो पात्र में बावन दास उपन्यास में हमें मौजूद दिखते हैं, नीलोत्पल भी है, विश्वनाथ प्रसाद सिंह भी हैं, लेकिन शनिचर और रुक्मन बाबू कहीं नहीं दिखते। तो जो पात्रों का चयन करना है वो कूट में करना है, और इसलिए हमारा जो कथन जो विकल्प है, जो सत्य विकल्प है वो होगा विकल्प डी, विकल्प डी। अगला प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास से अगला प्रश्न है, उपन्यास से संबंधित निम्नवत कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है यशपाल द्वारा देश विभाजन पर रचा गया कालजयी उपन्यास है। दूसरा कथन है यह 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1958 1960 ईस्वी में हुआ। तीसरा कथन है द्वितीय भाग का नाम वतन और देश है। चौथा कथन है रामविलास शर्मा ने इसे सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना है। अगर हम देखें तो पहला कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है, यशपाल द्वारा रचा गया देश विभाजन पर उपन्यास है, 2 भागों में विभक्त भी है और क्रमशः 1958 और 1960 में जिसका प्रकाशन हुआ। लेकिन जो तीसरा कथन है द्वितीय भाग का जो नामकरण है वो वतन और देश ना होकर देश का भविष्य है। तीसरा कथन असत्य है, इसके पहले भाग का नामकरण वतन और देश है। और जो चौथा कथन है वह भी सत्य है, इन्होंने इसे सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना है। इसलिए अगर हम विकल्प देखें तो क्योंकि असत्य कथन पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सत्य हमारा जो तीसरा कथन नहीं है, इसलिए विकल्प सी सत्य हुआ। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कांग्रेस सबकी जमात है, हिंदुओं की, सिखों की और मुसलमानों की, यह एक कथन है यह किसने कहा, यह पूछा गया है किस उपन्यास से संबंधित है। कांग्रेस सबकी जमात है, हिंदुओं की, सिखों की, मुसलमानों की, यह कथन किस उपन्यास से संबंधित है। अगर हम हमारे विकल्प हैं, विकल्प ए झूठा सच, विकल्प बी मैला आंचल, विकल्प सी जिंदगीनामा, विकल्प डी तमस। हमारा सही विकल्प है विकल्प डी तमस उपन्यास। हमारा अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है?
इसका जो प्रकाशन हुआ वह 1973 ईस्वी में हुआ। दूसरा कथन है विभाजन की त्रासदी पर रचा गया यह उपन्यास मात्र 5 दिन की कथा को समेटे हुए है। कथन 3 है कुल 21 प्रकरण है। कथन 4 है 1975 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार इसे दिया गया। अगर हम देखें तो हमारा पहला कथन बिल्कुल सत्य है। प्रकाशन 1973 में हुआ। विभाजन की त्रासदी पर तो रचा गया है लेकिन मात्र 10 दिन नहीं बल्कि 5 दिन की कथा का वर्णन इसमें है, तो इसलिए यह कथन असत्य हुआ। कुल 21 प्रकरण है। कथन बिल्कुल सत्य है और यह भी सत्य है कि साहित्य अकादमी 1975 का पुरस्कार इसे प्राप्त हुआ। तो अगर प्रश्न में पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है, तो हमारे सत्य कथन है 1, 3 और 4, इसलिए हमारा विकल्प सही हुआ डी। अगला प्रश्न है हमारा जिंदगी नामा उपन्यास से, जिसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं और उनमें से असत्य कथनों जो पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य नहीं है। पहला कथन है पंजाब के डेरा जट्टा गांव को केंद्र में रखा गया है। प्रकाशन इसका दूसरा कथन है कि इसका प्रकाशन 1980 ईस्वी में हुआ। तीसरा कथन है विभाजन के पूर्व एवं बाद की भयावह स्थितियों का चित्रण है। चौथा कथन है 3 परिवारों को केंद्र में रखा गया है, सिख, हिंदू और मुस्लिम। तो अगर हम देखें तो हमारा पहला कथन बिल्कुल सत्य है। पंजाब के डेरा जट्टा गांव को केंद्र में रखा गया है। दूसरा जो कथन है इसका प्रकाशन 1980 न होकर 1979 ईस्वी है, इसलिए यह कथन असत्य हुआ। तीसरा कथन देश बिल्कुल सत्य है। इसमें देश विभाजन के पूर्व और बाद की भयावह स्थितियां हैं। चौथा कथन भी सत्य है। इसमें 3 परिवारों को केंद्र में रखा गया है। इसलिए अगर हम इसलिए जो प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य नहीं है, अर्थात असत्य नहीं है अर्थात सत्य है। तो अगर हम देखें तो हमारा इस उपन्यास में जो विकल्प है वो सही होता है सी। अगला प्रश्न है तुलसीदास के अंतर्द्वंद राम भक्ति रत्नावली की त्यागमयी प्रतिमूर्ति का चित्रण एवं तत्कालीन समाज की मनः स्थिति किस उपन्यास का विषय है। विकल्प है खंजन नयन, विकल्प बी मानस का हंस, विकल्प सी बूंद और समुद्र, विकल्प डी धरती धन न अपना। तो यह जो हमारा सही विकल्प है विकल्प बी मानस का हंस। अगला प्रश्न है मानस का हंस उपन्यास से संबंधित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। कथन है इसका प्रकाशन 1972 ईस्वी में हुआ। दूसरा कथन है उपन्यास की मुख्य समस्या तुलसी में राम एवं काम के मध्य द्वंद्व को दिखाया गया है। तीसरा कथन है मुगलों के शासनकाल का चित्रण किया गया है। चौथा कथन है लखनवी शैली में लिखा गया है। तो हम देखें हमारा पहला कथन भी सत्य है, दूसरा कथन भी सत्य है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तीसरा और चौथा कथन भी सत्य है, इसलिए इसका विकल्प डी सत्य हुआ, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन मानस के हंस संबंधित नहीं है। पात्र दिए गए हैं। विकल्प ए है लाला मदन मोहन, विकल्प बी है मुराद अली, विकल्प सी है पार्वती, विकल्प डी है शाहजी। तो जो सही विकल्प है वो है विकल्प सी पार्वती, जिन्हें उपन्यास में अम्मा कहा गया है। अगला हमारा प्रश्न है राग दरबारी उपन्यास से संबंधित निम्नलिखित कथनों में सही कथन क्या है। इसका कथन 1968 ईस्वी में हुआ, पहला कथन है। दूसरा कथन है शिवपालगंज नामक गांव को केंद्र में रखा गया है। तीसरा कथन है इसे ओज की जिंदगी का दस्तावेज कहा जाता है। चौथा कथन है गांव में जन्म विसंगति को दिखाता है कालजयी उपन्यास है। अगर हम देखें तो हमारा पहला भी कथन सत्य है, प्रकाशन 1968 में हुआ। दूसरा भी कथन सत्य है, शिवपालगंज को केंद्र में रखा गया है। तीसरा कथन भी सत्य है और हमारा चौथा कथन भी सत्य है। इस तरह हमारा विकल्प डी सही हुआ। अगला प्रश्न है राग दरबारी गांव की कथा है, यह किसका कथन है। विकल्प ए मधुरेश, विकल्प बी गोपाल राय, विकल्प सी रविंद्रनाथ त्यागी, विकल्प डी अरुण कमल। तो अगर हम देखें तो इस उपन्यास के संबंध में यह जो कथन है वह विकल्प सी सही है, इसे रविंद्रनाथ त्यागी ने कहा है। अगला प्रश्न है हमारा
आपका बंटी उपन्यास से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्रकाशन जो है उसका 1971 ईस्वी में हुआ। दूसरा कथन है इसमें 16 अध्याय हैं। तीसरा कथन है स्वतंत्र रूप से लिखा गया मन्नू भंडारी का प्रथम उपन्यास है। और चौथा कथन है कि मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। अगर हम देखें तो इसमें हमारा पहला भी कथन सत्य है, दूसरा भी सत्य है और तीसरा और चौथा भी कथन सत्य है। उत्तर का चयन हमें कूट में करना है, इसलिए जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा कोई नहीं, क्योंकि हमारे सारे कथन सत्य हैं, कोई भी कथन असत्य नहीं है। अगला प्रश्न है कौन आपका बंटी उपन्यास से संबंधित पात्र नहीं है। विकल्प ए डॉक्टर जोशी, विकल्प बी डॉक्टर अजय, विकल्प सी अमी, विकल्प डी ज्योति। अगर हम विकल्प डी जीतू। अगर हम देखें तो उपन्यास के पात्रों में विकल्प डी जीतू उपन्यास का पात्र नहीं है आपका बंटी, क्योंकि यह धरती धन्ना अपना उपन्यास का पात्र है जो काली का दोस्त होता है। अगला हमारा प्रश्न है धरती धन्ना अपना उपन्यास से संबंधित है, जो कि इसके महत्वपूर्ण कथनों में पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है प्रकाशन 1972 ईस्वी में हुआ। दूसरा कथन है घोड़ेवाहा और रलहन नामक गांवों को केंद्र में रखा गया है। तीसरा कथन है कुल 50 अध्याय हैं। चौथा कथन है दलित जीवन की त्रासदी पर लिखा गया उपन्यास है। और पांचवा कथन है काली और ज्ञानों शोषक वर्ग के प्रतीक के रूप में दिखते हैं। सही उत्तर का चयन जो है वो हमें कूट में करना है। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन हमारा बिल्कुल सत्य है, प्रकाशन 1972 ईस्वी में हुआ। दूसरा कथन भी सत्य है, घोड़ेवाहा और रलहन नामक गांवों को केंद्र में रखा गया है। तीसरा कथन हमारा असत्य है, क्योंकि इसमें 50 नहीं बल्कि 49 अध्याय हैं, 49। दलित जीवन की त्रासदी पर लिखा गया है, बिल्कुल सत्य कथन है। लेकिन पांचवा कथन असत्य है, काली और ज्ञानो शोषक वर्ग नहीं बल्कि शोषित वर्ग के प्रतीक हैं। और यह जमींदारों के प्रति, उनके अत्याचारों के प्रति, उनके अन्यायों के प्रति डटकर लड़ते भी हैं, उनका विरोध भी करते दिखाई देते हैं। तो इसलिए पांचवा कथन असत्य है। सही विकल्प हम देखें, क्योंकि सत्य कथन पूछा गया है तो हमारा विकल्प ए सही हुआ, पहला, दूसरा और चौथा। तो यह कुछ छोटा सा प्रयास था उन सभी उपन्यासों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इसमें बनाया। यह बस प्रश्न हमने बनाए हुए हैं, यही एक छोटा सा प्रयास था हमारा। आप सब ज़रूर बताइएगा कि आपको यह हमारा प्रयास कैसा लगा, और अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।